Hello, everyone. I'm really excited today as we have a very special guest, Mr. Manoj Gupta, with us. And this is my first interview with a famous and well known numerologist and Vastu consultant. Manoj specializes in helping people understand and navigate the mystical world of numbers, along with the ancient Indian science of Vastu. With years of experience and a deep understanding of both the subjects, Manoj has helped countless individuals and businesses achieve greater success, happiness, and harmony in their lives. Through the use of numerology, Manoj can analyze numbers and their vibrations to uncover insights about a person's personality, strengths, weaknesses, and potential future outcomes. In addition, our guest is an expert in Vastu, a traditional Indian system of architecture and design that aims to create harmony and balance in our living spaces. Today, we have a great opportunity to connect with our own roots, our Shastras and Sutras, learning the science of numbers and Vastu along with मनोज जी। अंक ज्योतिष वास्तु शास्त्र हमारे ही शास्त्रों का ज्ञान है, अनोखी विद्या है जिसके उपयोग से हम अपने जीवन को और सौभाग्यशाली बना सकते हैं, अपने जीवन में दौलत और शोहरत कमा सकते हैं, कामयाबी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप अपने बारे में गहरी समझ हासिल करना चाहते हो या अपने घर या कार्यस्थल में अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाना चाहते हो, हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट, अंक शास्त्री और वास्तु सलाहकार हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ हैं। आइए मनोज जी से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु के सही प्रयोग से अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं। कृपया हमारे सम्मानित अतिथि का स्वागत करने में मेरा साथ दें। मनोज जी, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आपका हमारे टॉक शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राधे राधे सोनिया जी। राधे राधे। सर्वप्रथम मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने मेरे को अपने टॉक शो में बुलाकर एक मौका दिया। मैं आपके व्यूअर्स को जो भी मेरे पास न्यूमरोलॉजी और वास्तु का ज्ञान है मैं उन तक दे सकूं। आज का टॉक शो स्टार्ट करने से पहले मैं सर्वप्रथम अपने गुरु लोकेश धमीजा जी का को प्रणाम करता हूं, जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिया। धन्यवाद सर। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा, न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी स्टडी ऑफ नंबर्स है और उन नंबर्स को हम कनेक्ट करते हैं अपने प्लैनेट्स के साथ, ग्रह के साथ। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे 1 to 9 नंबर हैं। पहला नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सन को करता है। दूसरा नंबर मून को करता है। तीसरा नंबर जुपिटर है। चौथा नंबर राहु है। पांचवा मरकरी है। छठा वीनस है। सातवां केतु है। आठवां शनि है और नौवां मार्स है। तो इन जो 9 नंबर की एनर्जी है वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में जनरली 3 पद्धतियां काफी प्रचलित हैं: कीरो, सफायरल और पाइथागोरस। हमने देखा है कि कीरो के थ्रू जब हम प्रेडिक्शनें करते हैं तो काफी हद तक हमारी प्रेडिक्शनें, अधिकांश हमारी जो प्रेडिक्शन है वो सही जाती है। पाइथागोरस और सफायरल के थ्रू हम और A to Z जो अल्फाबेट्स है उनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, उनका इस्तेमाल हम नेम करेक्शन के लिए यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी में, जो एक प्रकार की रेमेडी देती है। अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। सपोज सबसे पहले जो आपके जन्मदिन की तारीख है किसी भी महीने में, उसको हम सिंगल डिजिट पे रिड्यूस करते हैं। जैसे सपोज किसी का जन्म 25 तारीख को हुआ तो 2 + 5 7, तो ये उसका ड्राइवर नंबर 7 हुआ। कुछ लोग इसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं, कुछ लोग साइकी नंबर बोलते हैं, कुछ लोग मूलांक नंबर बोलते हैं। दूसरा नंबर जो इसमें आता है वो होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ का पूरा कंप्लीट टोटल, और उसको हम
सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देते हैं। जैसे किसी की जन्म की तारीख, अभी हमने बात की 25 तारीख है, तो हम उसको लेते हैं 25/9/1967 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है। तो जब हम इसको कंप्लीटली ऐड करेंगे 2 + 5 7 + 9 16 + 1 17 + 9 26 + 6 32 + 7 39, तो ये कंप्लीट टोटल आया उसकी डेट ऑफ बर्थ 39 को जब हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके लाते हैं तो वो आता है 3। इसको हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसको भाग्यांक बोलते हैं और कुछ लोग इसको पाथ ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में हमें 3 नंबर सबसे पहले निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर। जो कुआ नंबर निकालने की विधि है उसमें हम सब प्रथम जो आपके जन्म का वर्ष होता है, ईयर होता है, जैसे सपोज इस डेट ऑफ बर्थ की हमने बात की 25 सितंबर 1967, तो इसमें जो 1967 है उसका हम एक टोटल करेंगे, तो 1 + 9 10 + 6 16 + 17 23, तो ये टोटल 5 आया। तो जो 5 आया, अगर ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें 11 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, तो ये कुआ नंबर 6 हो गया। अगर ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो जो हमारा टोटल 5 आया उसमें हम 4 को ऐड कर देंगे, तो उनका कुआ नंबर 9 हो गया। तो ये 3 जो नंबर निकल के आते हैं, आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर। तो आपकी लाइफ में ड्राइवर नंबर की जो पावर है वो 65 to 75% होती है, जो कंडक्टर नंबर है उसकी 15 to 20% और जो कुआ नंबर है उसकी 5 to 10%। तो कुआ नंबर को हम लोग जनरली एंजल नंबर भी कहते हैं, अपना लकी नंबर भी कहते हैं। इसके बाद हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं। लोशो ग्रिड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें 3/3 रो होती है, 3 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और 3 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं, तो वो टोटल 9 कॉलम होते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसमें हम उन नंबर्स को डाल देते हैं। जैसे कि पहली रो में हम 4 9 2 लिखते हैं, दूसरी रो में 3 5 7 लिखते हैं और थर्ड रो में 8 1 6 रखते हैं। और इसी तरह की हम एक ब्लैंक स्क्वायर लोशो ग्रिड बना लेते हैं और जो हमारे नंबर हमारे पास आए हैं इसको देखते हुए सेम उसी पैटर्न पे हम अपनी दूसरी लोशो ग्रिड जो अपनी बनाते हैं उसके नंबर डाल देते हैं। अब इसमें जनरली देखा गया कि काफी डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग नंबर भी होते हैं। तो अगर सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं आ रहा है, तो मैंने बताया 4 9 2 आना है, तो 4 वाले कॉलम उसको स्क्वायर को हम ब्लैंक रखेंगे। अब आप ड्राइवर और कंडक्टर का रोल इस तरह से समझिए कि कोई बस चल रही है और उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में आपस में दुश्मनी है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो बस अच्छी तरह से नहीं चलेगी। उस बस को चलने में कॉन्फ्लिक्ट होगा, दिक्कत आएगी। अगर उनमें आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपस में दोस्त हैं, तो वो बस स्मूथली चलेगी। और अगर न्यूट्रल है तब भी बस दोनों कंडक्टर ड्राइवर एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल है, जेलस का भाव नहीं रखते हैं या उनमें प्यार नहीं है, तो भी वो बस अच्छी तरह चलेगी। इसी तरह से जो हमारी लाइफ है उसमें ड्राइवर और कंडक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जो हमारे 1 to 9 नंबर है, मैंने आपको बताया इनमें कुछ नंबर एक दूसरे के फ्रेंड है, कुछ नंबर एक दूसरे के एनिमी है और कुछ नंबर न्यूट्रल है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और उसका कंडक्टर नंबर 8 है, तो 1 और 8 न्यूमरोलॉजी में एक दूसरे के एंटी है। शनि और सूर्य एक दूसरे के एंटी है, तो इन लोगों की लाइफ स्मूथली नहीं चलती है। लेकिन अगर यही 1 ड्राइवर नंबर है, इनके साथ अगर कंडक्टर नंबर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो ऐसे लोगों की लाइफ स्मूथली चलती है। तो ये हमारा बेसिक न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है जिसके ऊपर काम करते हैं। जी सोनी। तो ये जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कई दफा हम भी मिक्स कर जाते हैं, ये आपस में भिन्न कैसे, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। इसको हम सोने जी इस तरह से लेंगे, ये आपस में भिन्न 2-3 तरीके से हैं। जैसे एक तरीका ये है कि हमें न्यूमरोलॉजी में केवल डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है, हमें न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है, बट जो दूसरी साइंसेज हैं, हम लाल किताब की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, भृगुनंदी नाड़ी की बात करें, तो उसमें हमें टाइम और बर्थ प्लेस की आवश्यकता होती है। एक ये इस तरह से भिन्न है। दूसरा ये भिन्न है कि जितनी भी हमारी पद्धतियां हैं उनकी एक साइकिल है। जैसे अगर हम पाराशरी ज्योतिषी की बात करें तो उसकी जो ग्रहों की साइकिल है वो 120 साल की है।
वो केतु से स्टार्ट होती है और मरकरी पे जाके खत्म हो जाती है। अब किसी जातक का जिस भी प्लेनेट की दशा में जन्म हुआ तो वो सर्किल पूरा 120 साल का खत्म होता है। न्यूमरोलॉजी में यही साइकिल 45 इयर्स की है। और अगर हम लाल किताब की बात करें तो उसमें आपने सुना होगा 35 साल चक्र होता है, उसमें ये साइकिल 35 साल की है। तो इस तरह से ये आपस में भिन्न है। लेकिन अगर हम देखें तो इन तीनों विद्याओं का हम इस्तेमाल करें तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आते हैं, उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बढ़िया। इस तरह से हम क्या न्यूमरोलॉजी का उपयोग भविष्य की घटनाओं या परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जा सकता है, और यदि हाँ तो ये कितना सही होता है? न्यूमरोलॉजी का जो हम इस्तेमाल है भविष्य की, जैसे आपने पूछा, भविष्य की घटनाओं के लिए हम कर सकते हैं और ये 80 to 90% सही होता है। लेकिन इसके लिए एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, उसको प्रॉपर इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग स्टेप हैं। जैसे पहला स्टेप है आपका ड्राइवर और कंडक्टर और हुआ नंबर का, दूसरा स्टेप है इसका आपका लोशो ग्रिड बनाना, तीसरा स्टेप इसमें आता है कि जो टाइमिंग ऑफ इवेंट आप किस तरह से निकालेंगे। टाइमिंग ऑफ इवेंट इस दो तरह से निकालते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इस समय इस व्यक्ति की दशा कैसी चल रही है, किसकी चल रही है। सपोज किसी का, जैसे हम बात कर रहे हैं एक नंबर पे बात कर रहे हैं, अगर हम सन पे ही बात कर रहे हैं, अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और उसकी अगर मून की दशा आ जाती है, 2 नंबर की दशा आ जाती है, या जुपिटर की दशा आ जाती है, या मंगल की दशा आ जाती है 9 नंबर की, तो उसका टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन अगर यही दशा शनि की आ जाए तो उसका टाइम अच्छा नहीं गुजरेगा। मान लो किसी व्यक्ति की शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा न्यूमरोलॉजी में 8 साल की होती है, तो वो 8 साल उसके थोड़े टफ रहेंगे, लेकिन रेमेडीज के द्वारा हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और हम उसको एडवाइस दे सकते हैं कि भाई इस 8 सालों में आप जो भी डिसीजन लें बड़ा सोच समझ के लें। अगर हम थोड़ा और माइन्यूटली जाते हैं तो फिर हम इसमें पर्सनल ईयर निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालने का क्या तरीका है कि सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि उसका जन्म की तारीख लेते हैं, उसका मंथ लेते हैं, प्लस करंट ईयर लेते हैं। अब सपोज अगर मान लो किसी का जन्म 1 अक्टूबर को, तो 1-1-2 और हम 2020 की बात करें तो 2020 का 4 नंबर आ जाएगा, तो टोटल ये बन गया 6 नंबर। तो वो नंबर 6 ईयर 1 और 6 एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल है, वो उसका पीरियड न्यूट्रल जाएगा, ठीक जाएगा। और इसमें हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति अनमैरिड है तो इस साल उसके मैरिज होने के चांसेस है, क्योंकि 6 नंबर आपके प्यार को, स्पाउस को, आपकी लग्जरी को दर्शाता है। यही अगर मान लो 1 अक्टूबर किसी का 2022 में आया तो 1 और 1 2 और 2022 का हम कैलकुलेट करते 6 आता है और पूरा कंप्लीट टोटल आके ये 8 आता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 और 8 एक दूसरे के एनिमी हैं, तो वो साल उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल वाला हो सकता है, टफ हो सकता है। लेकिन समटाइम क्या होता है, गॉड आपकी हेल्प खुद कर रहा होता है। अब आप 2 लोग देखिए जिनमें से एक का 1 और 8 आ रहा है, डेस्टिनी और पर्सनल ईयर, दूसरे का भी 1-8 आ रहा है। अब एक व्यक्ति की लाइफ टफ जा रही है और एक व्यक्ति की लाइफ स्मूथ निकल रही है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ रेमेडी आप ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। जैसे हम 8 नंबर के लिए रेमेडी देते हैं कि आप अपने घर का बाथरूम साफ करिए, आपके घर के आसपास जो आपसे रिलेटेड लेबर क्लास है, आपका ड्राइवर है, आपकी मेट है, या और लोग हैं जो लेबर क्लास, उनको अगर आप खुश रख रहे हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। आप गुरुद्वारे में, मंदिर में जाके सफाई करिए। या एक और अच्छी रेमेडी है कि मान लो कोई आदमी बाथरूम की सफाई भी नहीं कर सकता, कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो अपनी लेबर को खुश नहीं रख सकते, उसका भी रीजन है क्योंकि जो 1 नंबर है वो रिप्रेजेंट, 1 नंबर वाले लोग किंग होते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, राजा होते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर पोस्ट पे होते हैं प्राइवेट या सरकारी नौकरियों में, और इनका नेचर होता है लीडरशिप वाला। तो कई बार देखा गया है कि वो अपने एम्प्लॉइज को खुश नहीं रख पाते, तो वो क्या कर सकते हैं कि 9 समोसे एवरी सैटरडे शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में गरीब लोगों को डोनेट कर दें। तो आप देखेंगे जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है तो उसका साल वो स्मूथली निकल गया। अगर दूसरा व्यक्ति 1-8 वाला ये नहीं कर रहा तो उसके लिए वो साल टफ हो जाता है। तो इस तरह से हम इवेंट और टाइमिंग निकालते हैं। तो क्या व्यक्ति अपने जीवन पथ या उद्देश्य को खोजने के लिए भी इस अंकशास्त्र न्यूमरोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं? जैसे स्टूडेंट्स हैं, अपने लिए करियर ऑप्शन चूज करना है, तो अपने नंबर से या इससे रिलेट होकर अपने लिए अच्छा करियर ऑप्शन गाइडेंस कुछ मिल सकती है?
बिल्कुल मिल सकती है। जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उनके कौन से नंबर मिसिंग है और कौन से नंबर उनके पास है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप पिछले जन्म से कुछ लेके आए, सपोज आपकी जेब में कुछ टॉफियां रखी हैं, आपको उनको खाना आसान है या जो दुकान से खरीद के लाए। तो इसी तरह से जो पिछले जन्म से हम नंबर लेके आए, उनसे हम उनकी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। जैसे सपोज किसी के पास 5 और 2 नंबर है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं आपको MBA करना चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहिए, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने चाहिए। यही किसी का अगर 1 नंबर स्ट्रांग है तो हम उसको कह सकते हैं आप आगे और भी कॉम्बिनेशन देखते हैं कि आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में अच्छा कर सकते हैं। तो उसकी आगे कैलकुलेशन है कि अगर 1 नंबर के साथ, अगर सपोज किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, अगर उसकी ग्रिड में 8 नंबर मिस है तो वो गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर उसमें 8 नंबर आ गया साथ में, तो एंट्री नंबर आ गया, तो उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह से हम एजुकेशन के बारे में मेरे ख्याल से काफी साइंटिफिक नॉलेज है और बिल्कुल साइंस की तरह ही चल रही है ये। बिल्कुल। तो क्या इस अंकशास्त्र का उपयोग व्यक्तियों के बीच संबंधों में भी अनुकूलता या सुधार ला सकता है? जैसे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स लोग करते हैं, तो उसमें भी कुछ रोशनी डालिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम पार्टनरशिप, पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हैं। और मैं इसमें एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेज हैं, उनको प्रेडिक्शन की साइंस समझ लिया, जबकि मेरा ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजी आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। जैसे आपने अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि रिलेशनशिप और व्यापार, इसको हम 2-3 स्टेप में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। कि सब प्रथम, अगर आप किसी से मैरिज होनी है, किसी की 2 लोगों की मैरिज होनी है, तो सब प्रथम हमें ये चेक करना चाहिए कि उनके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपस में एनिमी ना हो। जैसे मैंने आपका बस का एग्जांपल दिया, तो अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आया, उसका ड्राइवर नंबर हमने देखा 3 और 1 है, और जिससे उसकी मैरिज होनी है उसका 8 और 6 आ गया, क्योंकि 1 का एंटी 8 है और 3 का एंटी 6 है। 3 देवों के गुरु हैं और 6 दानवों के गुरु हैं। तो हम यहाँ उनको गाइड कर सकते हैं कि अगर आप लोग आपस में मैरिज करेंगे तो आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, तो आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप के बारे में बता सकें। अब दूसरी बात की आपने बिजनेस पार्टनर की, तो बिजनेस पार्टनर में भी हम उनके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर देखकर उनको एडवाइस कर सकते हैं। अगर वो आपस में एंटी नहीं है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो व्यक्ति कहता है कि नहीं जी, मेरे को तो बिजनेस करना ही करना है, इन्हीं के साथ करना है, तो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि अपनी फैमिली के किसी मेंबर के नाम से बिजनेस कर ले, जिसके ड्राइवर और कंडक्टर उसके पार्टनर के साथ मैच करते हैं, फ्रेंडली। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि अगर सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए आपने मेरे को पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी मेरे नाम से आई, कल को उस प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो गवर्नमेंट से नोटिस मेरे को आएगा। इसी तरह से जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो नोटिस उस व्यक्ति को आएगा, तो हम दूसरे व्यक्ति के नाम से काम कर सकते हैं। राइट। तो देखिए, जैसे अब आप हमने शादी की बात की या बिजनेस लॉन्च है, इन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कोई शुभ तिथि या समय का चयन करने में न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प कर सकती है? उसका कुछ उपयोग बताइए इसमें। हाँ, न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपका पर्सनली है, अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर के एंटी है, एनिमी नंबर आ रहा है पर्सनली का, तो उस साल हमें वो इवेंट नहीं करने चाहिए। फिर हम और डीपली मंथली बेसिस पे भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके कि इस साल के इस महीने ये महीना आपका शुभ है, तो उनके सबके एक तरीके और उससे हम हर चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इवन हम टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात करें तो आपको किस दिन कौन सा दिन शुभ होगा। जैसे कि आपका 1 नंबर है, तो 1 नंबर वालों के लिए संडे का दिन बहुत बढ़िया होता है। अगर वो सैटरडे को कोई काम करेंगे तो उनके लिए दिक्कत रहेगी, क्योंकि सैटरडे 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सन और सैटर्न एक दूसरे के एंटी हैं। न्यूमरोलॉजी पे काफी डिस्कशन हुआ, मुझे थोड़ा वास्तु के जो ये इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताइए, और किस तरह मतलब ये आधुनिक आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन से कनेक्टेड कैसे है, संबंधित कैसे है, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। अगर हम वास्तु की बात करें तो इस यूनिवर्स के अंदर, इस प्रकृति के अंदर हर जीव जंतु प्राणी मानव अपने रहने के लिए एक निवास स्थान बनाता है। जैसे हम चिड़िया की बात करें तो चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने लिए एक घोंसला बनाती है। जो पानी में जीव जंतु रहते हैं वो अपने लिए शैल बनाते हैं, जिसको हम सीपी कहते हैं। और जो मानव है धरातल पे अपने रहने के लिए एक निवास स्थान का निर्माण करता है। वो निवास स्थान अगर प्रकृति के हिसाब से बना हुआ हो तो वहां पर पॉजिटिव एनर्जियां होंगी, और अगर वो प्रकृति के अगेंस्ट बना हुआ है तो वहां नेगेटिव एनर्जी होंगी।
इसको आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे प्रकृति में 5 एलिमेंट्स हैं, जल, वायु, अग्नि, अर्थ और आकाश। अब अगर पानी में आग चली जाए तो वो क्या करेगा कि जब पानी और आग मिलेंगे एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को खत्म कर देंगे। तो पानी की जगह पानी होना चाहिए और आग की जगह आग होगी तो हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे घर की वास्तु है। अब हम थोड़ा सा पुराना शास्त्रों में जाते हैं तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक बार वास्तु पुरुष की स्थापना कैसे हुई, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसमें बताया गया है कि एक बार भगवान शंकर और राक्षसों के बीच में, एक राक्षस के बीच में युद्ध हो रहा था। तो भगवान शंकर जब काफी देर तक लड़ते रहे तो उनके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें गिरी, जिससे विशाल मानव की उत्पत्ति हुई। उस विशाल मानव ने जो वहां पर आसपास में राक्षस और देवता थे उनको खाना चालू कर दिया और उसकी भूख मिटने रही थी। वो राक्षस और जानवर देवताओं को खाता ही जा रहा था। तो फिर राक्षस और देवताओं ने आपस में डिसाइड किया मिलके कि इसको हम कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने उसको पृथ्वी पर उल्टा गिरा दिया। तो जिस स्थान पर उसका सिर आया उसको हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, जहां पर उसके पैर आए वो साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया, जहां पर उसकी कोहनियां आई तो एक साउथ ईस्ट हो गया, एक नॉर्थ वेस्ट हो गया। जब उसको गिराया तो उसने ब्रह्मा जी की पूजा की। उस विशाल मानव ने, ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि इस पृथ्वी पर जब भी कोई व्यक्ति कोई मकान का, दुकान का, किसी भी चीज का निर्माण करेगा उसमें कुछ सामग्री डालेगा, उससे तुम्हारी भूख मिटेगी। तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी निर्माण करते हैं किसी मकान का तो उसमें फूल, पत्ती, नेवा, मिठाई सारी चीजें डालते हैं, तो उससे उसकी भूख कंट्रोल होती है। पीछे का रीजन आज समझ में आ रहा है। बाकी ये सुना और देखा तो हमने भी हुआ है कि भूमि पूजन के समय पर वहां जरूर कुछ ना कुछ डाला जाता है। जी। तो इस तरह से वास्तु की स्थापना हुई और उसको वास्तु पुरुष नाम दिया। और एक मकान के अंदर 45 एनर्जीज होती है, क्योंकि जब उस वास्तु पुरुष को जमीन पे गिराया गया तो टोटल राक्षस और देवता मिलकर 32 थे, जिन्होंने उसको अलग अलग जगह से पकड़ा हुआ था। तो उस जगह पर उनकी एनर्जी क्रिएट हो गई और वो उसी जगह पर रहते हैं, देवता और राक्षस हमारे। तो इस तरह से ये हुआ। अब हम बात करते हैं वास्तु की कि अगर वास्तु में क्या होता है कि हम जो घर है, कोई भी मकान है, उसके सबसे पहले हम 16 जोन्स में उसका सेंटर लेके उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग जोन्स में। अलग अलग जोन्स के हर के अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे सपोज जनरली लोगों से सुना जाता है कि जी मेरा तो घर में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अब घर एक है, सब कुछ एक है। नॉर्थ ईस्ट की इसलिए गलत बोला गया है कि जैसे मैंने बताया आपको कि वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अगर वहां पर आपने कोई टॉयलेट बना दिया, कोई स्टोर बना दिया या किचन बना दी तो वहां की एनर्जी इम्बैलेंस हो गई। कि आप ये देखिए अगर किसी के सिर पर हम टॉयलेट बनाने तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो वजन भी हो गया एक तरह से, वजन हो गया, स्टोर हो गया। और या अगर किचन को हम वहां गलत क्यों बोलते हैं कि पानी में आग आ गई, जहाँ पे अग्नि होनी चाहिए और वहां पे जहाँ पर पानी होना चाहिए। अग्नि की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है तो किचन वहां होगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेंगे हमें। अब दूसरा इसी तरह से हम वास्तु में जो कोई मकान होता है उसमें 32 द्वार लेते हैं, जो घर का दरवाजा होता है। तो बहुत लोगों हमने कहता सुना है कि मेरा नॉर्थ फेसिंग मकान है। नॉर्थ फेसिंग तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर उसका मकान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का है तो वो अच्छा नहीं रहेगा। रीजन कि नॉर्थ ईस्ट अगर मान लो 10 फुट का है, नॉर्थ ईस्ट में 2 द्वार आते हैं, एक ईए का, एक एनए का आता है, एक ई1। जो E1 है उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर आपका गेट E1 में आ गया तो E1 में आपको वो प्रॉब्लम देगा, फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, एक्सीडेंटल हो सकते हैं, फायर हो सकते हैं। और वही गेट अगर N8 में आ गया तो वो आपको पैसा तो देगा बट हो सकता है वो बैंक बैलेंस आपका लोन के थ्रू। तो हमें जब भी हम किसी मकान का नक्शा बनाते हैं तो हमें 32 द्वार देखने चाहिए। और एक आम आदमी के लिए दोनों ही नॉर्थ ईस्ट है। जिसका E1 में आ रहा है उसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट है, N8 में आ रहा है वो भी नॉर्थ ईस्ट। और दोनों कहते हैं कि हमारा तो नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन हमारे तो नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें। तो इनको माइन्यूटली हमें ध्यान रखना चाहिए। एक किस तरह से इम्बैलेंस होती है आपकी एनर्जियां। दूसरा क्या होता है कि कलर के माध्यम से, क्योंकि हर डायरेक्शन का एक अपना अलग कलर है। अगर एंटी कलर आ जाए एक दूसरे से, सपोज साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसका रेड फैमिली का कलर है, अगर वहां पर ब्लू कलर आ जाता है तो वो आपको नेगेटिव काम करने लग जाएगा।
तीसरा इसमें हम लेते हैं बार चार्ट, कि हम जो प्लॉट है उसका एक बार चार्ट लेते हैं। अगर उसमें कुछ जोन कम आ गए तो उनकी एनर्जी को हम बढ़ा देते हैं, और कुछ जोन ज्यादा आ गए जिनका एरिया बढ़ा हुआ है तो उनकी एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं। बट दोनों में हमें या तो हमें एरिया इंक्रीज करना चाहिए, अगर दूसरा बढ़ा हुआ है तो उसको डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, अगर डिक्रीज है तो दूसरे को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो हम एक ही मेथड पे काम करें जी। सो मनोज जी, किसी ग्राहक का उदाहरण, आपके जो क्लाइंट का उदाहरण दे सकेंगे जिसको आपने न्यूमरोलॉजी और वास्तु में के माध्यम से काफी मदद करी हो, उनका मार्गदर्शन उनके जीवन या व्यवसाय को कैसे प्रभावित कैसे हुआ इन दोनों साइंसेस के थ्रू? हाँ, मैं आपको दोनों नहीं इवन तीनों साइंसेस के थ्रू दूंगा। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। मेरी एक क्लाइंट 2021 की बात है, मेरी एक क्लाइंट थी जिनकी एज अराउंड 40-42 के आसपास थी, और उनको चाइल्ड बर्थ को लेकर इशू था, और वो अपना 2 या 3 बार IVF करा चुके। तो जब मेरे को 2021 में इसी रेफरेंस के थ्रू मिले, तो उन्होंने मेरे को चाइल्ड बर्थ के बारे में बात की कि हमें चाइल्ड बर्थ में इशू आ रहा है। ये बात है नवंबर 2021 की। तो मैंने उनकी पत्री को देखा, मैंने उनको एडवाइस किया कि आप चाइल्ड बर्थ प्लान करिए 2022 में मार्च के आसपास। तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं हमें IVF अभी कर लीजिए। मैंने कहा आप करेंगे, लेकिन इस बार भी आपका ये बच्चा मिसकैरेज हो जाएगा या अबॉर्ट हो जाएगा, तो बेटर है आप उस समय। तो उनके ईश्वर ने कुछ सही करना था ना, उनके दिमाग में आया। उन्होंने 15 मार्च के बाद प्लान किया और कंसीव कर दिया। तो इसको हम कहते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट, कि जो नवंबर से मार्च का टाइम था उसमें वो चीजें हमें वो कैलकुलेशन नहीं मिल रही थी कि वो बच्चे को कंसीव कर सके। बट 15 मार्च के बाद का टाइम था, कंसीव कर लिया। उन पे मैंने पूरे साल वॉच रखा। तो हर बार क्या होता था, 4th या 5th मंथ में उनको प्रॉब्लम आ जाती थी। तो उसके साथ साथ मैंने उनको एक रेमेडी दी। उनकी शनि की दशा चल रही थी कि मैं कहा आप एवरी डे शाम को 6 से 8 के बीच में आप एक तेल का दीपक जलाइए, और शनि का एक मंत्र मैंने उनको दिया, ओम प्राम प्रीम ओम शाह शनिचराय नमः। वो मंत्र दिया मैंने, उसका 108 बार आप जप करिए। टच वुड, उनकी डिलीवरी भी टाइम से होगी और बच्चा भी सुस्त है। तो ये एक एग्जांपल है हमारा कुंडली का। दूसरा एग्जांपल है हमारा वास्तु का। वास्तु का काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जहां लोगों ने चेंज किया। जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर अगस्त में शिमला में एक होटल का वास्तु करने गए। वहां जाके देखा कि उनका वास्तु पूरा खराब था, और पिछले 3 साल से वो होटल बंद पड़ा हुआ था, ना रेंट पे लग रहा था ना सेल हो रहा था। तो वहां जाके उसकी रेमेडी की। रेमेडी में क्या था कि उनका जैसे किचन जो था उनका वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन था। अब मेरी अपनी स्टडी और जो मैंने पढ़ा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की डायरेक्शन है, वहां पर किचन नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें तो राहु की डायरेक्शन के साथ साथ वो डिस्पोजल की भी डायरेक्शन है। तो वहां जो कुछ हो रहा था वो सारा डिस्पोजल होता जा रहा था, मतलब वो जो कमा रहे थे या बंद पड़ा था। तो हमने वहां उनको एक बहुत अच्छी रेमेडी दी। हमने कहा कि आप साउथ वेस्ट में एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में तंबाकू जलाइए, क्योंकि राहु को तंबाकू पसंद है, राहु धुआं है। तो वो जो उस होटल की तरक्की को खत्म कर रहा था उसको हमने वहां बिजी कर दिया। प्लस उनके जो एंट्रियां गलत थी उनकी हमने रेमेडी कराई, और 5-6 अलग अलग रेमेडियां कराई। जिसके बाद मेरे को खुद बिलीव नहीं होता कि 15 दिन बाद वो होटल रेंट पे लग गया एक अच्छे हैंडसम अमाउंट पे। तो ये वास्तु का चमत्कार ही है बेसिकली। वेरी नाइस। हम इसको चमत्कार नहीं कहेंगे, मैं इसको सोनिया जी चमत्कार नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि सब कुछ ना एनर्जी एक्सचेंज का गेम। आपको पता होना चाहिए किस जगह क्या है, लेकिन लोग हम भी इसको मतलब अचंबा मानते हैं, चमत्कार कि ये हो कैसे गया। जब हो जाता है तो चमत्कार लगता है। मतलब वैसे तो साइंटिफिक है एंड आई एम श्योर पूरी साइंस से लिंक है, लेकिन जब इस तरह की चीज देखते हैं तो मैजिकल सा लगता है। बिल्कुल मैजिकली। आप देखिए, आप मतलब खुद आपको इतनी नॉलेज है, आप आर्किटेक्ट और सब चीजें आप इतने उसमें रही हैं। आप ये देखिए कि न्यूमरोलॉजी की हम बात करेंगे, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, अगर 5 नंबर मिसिंग है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, वो हमें ड्राइवर और कंडक्टर के थ्रू भी नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो आदमी अपनी लाइफ में ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहा होगा। और ये मैंने एक नहीं 50 पत्रियों में 50 डेट्स पे देखा है। तो इससे हमें पता लगता है, जैसे अब मैंने जैसे आपको कहा कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब प्रेडिक्शन की साइंस नहीं, आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जिस व्यक्ति का 5 नंबर मिसिंग है, अगर उसे अपने लिए घर देखना है
तो वो ग्राउंड फ्लोर पे एफर्ट्स ही ना करे ना, क्योंकि उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है उसको भी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर मिलना है, तो वो वहां एफर्ट्स करे। तो इस तरह से हमने लोगों को गाइड किया। दूसरा, हम कई बार देखते हैं कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व की है अपनी न्यूमरोलॉजी की, मैं उनका अभी आपके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मेरे पास आज से 2-3 महीने पहले एक पत्री आई, एक फीमेल थी, वो मध्य प्रदेश के अंदर जज थी, जो लड़का था वो किसी पीएसयू में काम करता था और उनका आपस में अफेयर चल रहा था। तो वो लड़के के फादर मेरे पास उनकी दोनों की डेट लेके आए, तो मैंने डेट को देख के बोला, मैं इनकी शादी नहीं चल सकती, क्योंकि आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ उठा के देखिए, जिस डेट ऑफ बर्थ में 276 मिसिंग होगा उनकी मैरिड लाइफ ढंग से नहीं चलेगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, तो एकदम लोग ये समझ लेते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। लेकिन इसके 3-4 कारण है। एक कारण है एक दूसरे से दूर रहना, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया कि वो मध्य प्रदेश में है फीमेल, मेल पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में तो जा नहीं सकते, कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, एक दूसरे से दूर हो गए। दूसरा, दोनों में से एक की हेल्थ खराब होना, वो भी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। तीसरा, आपस में ना बनना। और चौथा, चाइल्ड बर्थ। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह की कोई डेट ऑफ बर्थ आती है, तो हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा उसको बता सकते हैं कि भाई यहाँ शादी करनी है या नहीं करनी। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी गाइड करती है। सेम प्रोफेशन में कि जैसे जब भी आपका लाइफ में न्यूमरोलॉजी की 45 इयर्स का जो सर्किल है, उसमें अगर आपका ड्राइवर नंबर 1, 2, 5, 7 या 9 है, और अगर जुपिटर की दशा आ गई 3 साल की, क्योंकि जुपिटर जो नंबर है वो नॉलेज का है, एक्सपेंशन का है, तो उन 3 सालों में जीवन के हर क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस मिलेगी कहीं। अगर यही अगर 4 नंबर राहु की आ गई, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। लेकिन इसमें भी हम उसको गाइड करते हैं कि आप देखें, जो हमारी पुरानी कथाएं हैं उनमें राहु और केतु, राहु का हिस्सा जो धड़ से ऊपर है और केतु दिल है, तो राहु वाला आदमी अगर प्लानिंग करके काम करेगा तो सक्सेस होगा, दिल से काम करेगा तो नहीं सक्सेस होगा। केतु वाला आदमी अगर दिल से काम करेगा तो वो सक्सेस होगा, और अगर वो दिमाग से काम करेगा तो सक्सेस नहीं होगा। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने 2004-5 में शेयर मार्केट में काम किया और उनको ABCD नॉलेज नहीं थी। 2016 तक उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाया, बट 2016 के बाद सडनली डाउनफॉल आ गया। जब उनकी पत्री मेरे पास आई तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं कहा, आप केतु ड्रिवन हो, तो जब आपने शुरू में स्टार्टिंग में काम किया शेयर मार्केट में, तो शेयर जो आप परचेज करते थे, रिसर्च करके करते थे या वैसे ही कर लेते थे? कहते यार मेरा दिल करता था, मैं शेयर उठा लेता था। और अब 2016 के बाद मैंने दिमाग लगाना चालू कर दिया, क्योंकि 15-16 साल में नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगी, तब वो काम नहीं कर रही चीजें। तो इस तरह से आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सारी शाखाएं काम। मनोज जी, आप टेक्नोलॉजी को इन दोनों शास्त्रों में कैसे यूज करते हैं? जैसे कि हमारे भारतीय भाई बहन जो देश विदेश में बैठे हैं, उनकी मदद कैसे हो सकती है न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र के थ्रू? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जैसे आज हमारे पास टेक्नोलॉजी में बहुत सारे संसाधन है जो पहले नहीं होते थे। हम जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं कि सपोज जैसे जो आपके फॉरेन में भाई बहन हमारे बैठे हुए, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दें, तो उनकी हम एक स्टडी करके उनके साथ हम जूम पे डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत सारे माध्यम है, फोन पे, वीडियो कॉल के द्वारा हम उनसे डिस्कस करते हैं। रही बात थोड़ा वास्तु का, जो थोड़ा टफ है, तो वास्तु के लिए उनको क्या है कि वो अपने घर का मैप बना के, नक्शा बना के वो हमें भेज दें, तो हम उनकी गूगल के थ्रू डिग्री लेके उनके जोन्स काट के और 32 एंट्रीज काट के हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत तो इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। राइट। तो ये जो अंक ज्योतिष और वास्तु के बारे में अगर किसी ने अधिक जानकारी लेनी है और रुचि है किसी को, तो उन व्यक्तियों के लिए आप कोई किताब, वेबसाइट या अन्य संसाधनों को रिकमेंड करना चाहेंगे? कैसे और नॉलेज बढ़ा सकते हैं? जी, नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आजकल YouTube में काफी लोगों ने अपने, जैसे हम लोग कर रहे हैं, अपने वीडियोस डाले हुए हैं, तो उनमें मैं कुछ अच्छे गुरुओं को आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ। जैसे मेरे गुरु लोकेश धमीजा जी, उनको आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के लिए, अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन करना है न्यूमरोलॉजी के लिए, तो वो अरुण सूद जी के साथ संदीप बजाज या जेसी चौधरी जी को फॉलो कर सकते हैं।
अब बात आती है वास्तु की। तो वास्तु के लिए खुशदी बंसल जी को फॉलो कर सकते हैं, या आजकल पंकज गोयल जी भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी वास्तु के लिए या एस्ट्रोलॉजी की और किसी शाखा के बारे में जानना है, जैसे केपी है, केपी थोड़ी टाइम सेंसिटिव है, तो उसके लिए आप राहुल कौशिक जी को फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक पुस्तक की बात है तो विश्वकर्मा को हम ले सकते हैं पुस्तक को। ये सारी चीज बहुत बढ़िया मनोज जी, आज आपने बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातें करी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और हमसे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान बांटा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे विशेष लाभ हो और वे अंकशास्त्र द्वारा अपने जीवन में विश्लेषण और सामंजस्य स्थापित कर पाएं, अपनी वास्तविक क्षमता संबंधों को और बेहतर कर पाएं तथा उनके जीवन में और अधिक संपन्नता और समृद्धि आए। इन्हीं विचारों के साथ मनोज जी, मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनिया जी, आज आपने मेरे को अपने चैनल पे बुलाया, टॉक शो में बुलाया, मेरे को मौका दिया। और आप जो ये काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों को आप बुलाकर समाज के अंदर उनको एक सोर्स दे रही हैं कि वो अपने बिजनेस को, अपने मार्केट को आगे बढ़ा सकें। दूसरा मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को मेरे से कंसल्टेंसी लेनी है, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल नंबर पर 9810136546 पर कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो लैब पर जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद जी सोनिया। धन्यवाद। राधे राधे।